हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल यूडीमोनिया क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू कंटेंट लेकर आए हैं। ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यूनिट में जोड़ा जाएगा, न्यू प्लेलिस्ट बनाई जाएगी। उसमें आप इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में इस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग देख सकते हैं एंड इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट देख सकते हैं। ये सीरीज़ चलेगी, ये फर्स्ट लेक्चर है। ऐसे ही रोज़ नहीं तो वीक में ऐसे ही एक सेशन आता रहेगा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर। ये बिल्कुल बेसिक टू एडवांस है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए समझने के लिए, ताकि वो एनसीईआरटीज़ भी अच्छे से समझ सके। साथ ही वो अपना हायर लेवल, चाहे वो दृष्टि आईएएस की बुक यूज़ कर रहे हैं या शंकर आईएएस की, उनको भी समझ सके। तो हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट की स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बातें पहले से नहीं होती थी। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बातें बाद में होना शुरू हुई है। स्टार्टिंग में अमेरिका और सोवियत ही इकलौती कंट्री रह गई थी जो अपने आप को विश्व गुरु समझते थे, अपने आप को सुपीरियर एंड दी बेस्ट समझते थे। हमने देखा था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक तो किसी को भी होश ही नहीं था एनवायरनमेंट के बारे में सोचने का। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका ने जापान पे बम गिराया और उसके बाद जब यूएसएसआर ने जर्मनी को हराया, इनके बाद इकलौते यही दो बचे थे। उसके बाद से धीरे धीरे एनवायरनमेंट की बात हुई। जैसे पहले तो इन्हीं दोनों की लड़ाइयाँ चल रही थी, धीरे धीरे पता लगा डीडीटी के बारे में। डीडीटी इसके बारे में पता लगा। डीडीटी एक केमिकल है, एक इंसेक्टिसाइड है जिसको डाला जाता है खेतों में ताकि इंसेक्ट्स वगैरह को मारा जा सके। इसका असर ये हुआ था कि जो बर्ड्स थे वो धीरे धीरे मरने शुरू हो गए, उनकी पॉपुलेशन पे असर पड़ा। जब ये देखा गया कि डीडीटी की वजह से बर्ड्स मर रहे हैं तो धीरे धीरे इसके बारे में बातें होने लगी। उसके बाद हम देखते हैं 1971 में एक रामसर कन्वेंशन कराया गया था। इसमें हमने देखा कि वेटलैंड सूख रहे हैं, उसके ऊपर बात हुई। उसके बाद हमने देखा कि वेटलैंड किस तरीके से सूखते जा रहे हैं। वेटलैंड वो होते हैं जो हमारे वाटर को प्योरीफाई करने का काम करते हैं। मतलब ये ऐसे झील की तरह होते हैं। ये बिल्कुल एक लैंड है जिसमें पानी बहुत ही ज़्यादा होता है। ये हमारे सर्वाइवल के लिए इतने इम्पॉर्टेंट है। इनमें इतना साफ़ पानी छन के ज़मीन के नीचे जाता है, जितना आपके घर का फ़िल्टर पानी साफ़ नहीं कर सकता, उतना फ़िल्टर्ड वाटर नीचे पहुंचता है। तो ये वेटलैंड पानी के एक अच्छे सोर्स होते हैं एग्रीकल्चर के लिए भी। तो ये जो वेटलैंड था, इनके ख़त्म होने की बातें होने लगी। फिर 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन कराया गया, एनवायरनमेंट की बातें की गई। तो इसी दिन से हमने डिसाइड करा कि चलो 5 जून को हम अर्थ डे मनाना चालू कर देते हैं। हाँ, 5 जून को हम अर्थ डे मनाना चालू कर एनवायरनमेंट डे। 5 जून को हम अब से एनवायरनमेंट डे मनाएंगे, ये फिर हमने डिसाइड करा। उसके बाद जो था, इसी टाइम पे एनवायरनमेंट शब्द की बातें होने लगी, इस वर्ड के बारे में डिस्कशन हुआ। फिर 1973 में हमने देखा इंडिया में, क्योंकि इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे 1972 में गई थी, तो इंडिया में भी बातें हुई कि चलो हमें एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। इसीलिए इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आए। फिर 1982 में अर्थ समिट हुआ। इसके बाद 73 के बाद सीधा 82 में अर्थ समिट कराया गया। इसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, अमेरिका ने तो उसको फेलियर ही बताया था। इसमें भी कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हुई और अमेरिका ने कभी इंटरेस्ट लिया भी नहीं था। फिर 1987 में ब्रूटलैंड कमीशन की एक रिपोर्ट आई जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, जिसमें हमारे फ्यूचर के बारे में बताया गया था किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है। यहीं से शुरुआत हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि इंसान अगर सिर्फ अपने बारे में सोचता रहेगा, प्रकृति के साथ बैलेंस नहीं करेगा, तो कभी भी ख़त्म हो सकता है। आपका ज़िंदा रहना ज़रूरी है, तो आपके साथ साथ आपके इकोसिस्टम का ज़िंदा रहना भी ज़रूरी है। उनके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकोगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें की गई। फिर बाद में धीरे धीरे देखने को मिला ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर में डिप्लेक्शन, ये सब देखने को मिला। फिर 1990 में जब यूएसएसआर टूट गया तो लोगों को शायद थोड़ी शांति पड़ी कि हाँ चलो अब एनवायरनमेंट की बातें कर लेते हैं।
उस टाइम पे जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वो सेकंड टर्म एंजॉय कर रहे थे 1992 में। उसी टाइम उन्होंने कहा कि जाते जाते कुछ ढंग का काम कर जाता हूँ। इसलिए फिर उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरियो, इन सब मुद्दों के ऊपर बातचीत करने का डिसाइड करा। उसके बाद हम देखेंगे इसी टाइम पर एजेंडा 21 रखा गया था। एजेंडा 21 जॉर्ज बुश के टाइम पर ही लाया गया था। एजेंडा 21 इसलिए आया था कि आने वाली 21वीं सदी जो अब आने वाली है 21st सेंचुरी, उसके कुछ गोल्स होने चाहिए, उसके लिए कुछ एजेंडा फिक्स करना चाहिए। इसलिए हमने एजेंडा 21 रखा। इसके बाद हम देखेंगे एनवायरनमेंट पर अमेरिका ने तो इसके बाद वैसे भी कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। इसके बाद हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट देख सकते हैं, जिसमें से अमेरिका बाहर हो गया था खुद ही स्टार्ट करके, तो वो सब हम देख सकते हैं। इसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे। बायोडाइवर्सिटी दो तरह की होती है, फ्लोरा एंड फोना, मतलब जो फ्लावर्स प्लांट्स की होती है और जो एनिमल्स का होता है, फ्लोरा एंड फोना। इसके बाद हम देखेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उन दोनों का आपस में इंटरेक्शन और उन दोनों का आपस में एक दूसरे पर असर इकोसिस्टम कहलाता है। फिर हम देखेंगे इकोलॉजी शब्द का मतलब। जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं जिसमें हम देखते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का साथ में इंटरेक्शन होना प्रकृति में और उनका एक दूसरे पे प्रभाव बनाना, उसी को एज अ सब्जेक्ट जब हम स्टडी करते हैं तो वो इकोलॉजी होता है। इसके बाद हम देखेंगे स्पीसीज़ का मतलब। स्पीसीज़ क्या होती हैं? स्पीसीज़ होती है प्रजाति। हम इंसानों में तो खैर जातियाँ होती हैं, उसी तरह एक प्रजाति शब्द भी है। ये जो प्रजाति है इसका मतलब होता है जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन लोगों का आपस में इस तरीके से मिलन, मतलब उनका रिप्रोडक्शन करवाना, आपस में उनका प्रजनन करवाना, और उनसे जो स्पीसीज़ पैदा होंगी वो भी रिप्रोड्यूस करने लायक होंगी। मतलब दो ऑर्गेनिजम्स का आपस में रिलेशन, दो ऑर्गेनिजम्स का सेक्सुअल रिलेशन उस बिल्ड किया जाता है और वो इस लायक हों, वो दोनों जो आपने स्पीसीज़ में लिए हैं वो इस लायक होने चाहिए कि वो आगे रिप्रोड्यूस जो करेंगे, ऑफस्प्रिंग जो आएगा वो भी आगे जाके रिप्रोड्यूस कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं एग्ज़ाम्पल रखना चाहूँगी जैसे कि म्यूल, हिनी एंड लाइगर। म्यूल की बात करते हैं। म्यूल का मतलब होता है खच्चर। म्यूल जो होता है वो होता है खच्चर। ये बनता है गधे और घोड़ी के मिलन से। जो गधा होता है वो मेल होगा और जो घोड़ी फीमेल होगी। जब ये मेल और फीमेल, जो घोड़ी और गधे का मिश्रण होगा, इन दोनों के जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड होगा, उसके बेस पर हम बनाएंगे म्यूल। वो खच्चर है। अब ये जो खच्चर है आगे जाके रिप्रोड्यूस करने लायक नहीं होता, इसलिए ये स्पीसीज़ जो होती है, प्रजाति स्पीसीज़, इसका मतलब होता है वो दो ऐसे लोगों का मिलन जो आगे जाकर अपने ऑफस्प्रिंग बनाएंगे और वो भी सक्षम होंगे कि आगे अपने ऑफस्प्रिंग पैदा कर पाएँ, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं होता है इन केसेस में। ऐसे ही आप हिनी देख सकते हो। हिनी जैसे कि आप फीमेल में गधी ले लो और घोड़ा एज अ मेल ले लो, जो इन दोनों के ऑफस्प्रिंग होते हैं वो होते हैं हिनी। तो ऐसा भी जो बेबी होगा, जो होगा, वो फर्टाइल नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर आता है लाइगर। जो लाइगर होता है ये शेर के और चीते के मिलन से लाइगर होता है, वो लॉयन और टाइगर के रिलेशन से बनता है, लॉयन और टाइगर। फिर इसमें मेरे पे एक और एग्जांपल है, आप देख सकते हो डॉग्स में। एक डॉग का जैकाल के साथ जब आप ब्रीडिंग कराओगे तो वो एक हस्की डॉग बन जाएगा, जो आजकल हम बहुत देखते हैं, लोग पालने भी लगे हैं, भेड़िए जैसे दिखने वाले कुत्ते, हस्की डॉग, तो वो बन जाता है। तो लेकिन ये ऑफस्प्रिंग जो होते हैं ये आगे जाके फर्टाइल नहीं होते हैं, इसलिए ये स्पीसीज़ जो होती हैं वो बेकार होती हैं। तो ये हो गया स्पीसीज़। ऐसी स्पीसीज़ होनी चाहिए जिनका रिलेशन बिल्ड करके आप जो अगली ऑफस्प्रिंग पैदा करोगे वो भी फर्टाइल हो। ये प्रजाति स्पीसीज़ का मतलब था। इसके आगे देखते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लेवल, इनमें पहला आता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। इस टर्म को कॉइन करा था वॉल्टर रोजन ने 1905 में। ये जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? ये होता है जो एक ही बायोडाइवर्सिटी है, एक ही स्पीसीज़ है, उसी के अंदर जो अलग अलग जीन्स के लोग बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय दिस फोटो, इसमें आप देख सकते हो डॉग की स्पीसीज़ है और उस डॉग के अंदर भी जीन्स में वैरायटी है। बिएगल और ये बॉक्सर, ये देख सकते हो आप, वैरायटी देख सकते हो। तो जीन्स में वैरायटी हो जाना, ये होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। इस तरीके से आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। ये आपके क्रॉप में भी हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हो, है तो हमारे लिए भुट्टा ही, लेकिन उसमें भी आपको वैरायटी देखने को मिल जाएगी अलग अलग तरह की। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है। इसमें आप चावल देख सकते हो, चावल की 5000 तरह की प्रजाति होती है। तो ये आपके डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है जैसे कि स्पीसीज़ के अंदर हो जाना, वो तो जीन्स में था, एक ही स्पीसीज़ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जीन्स थे। यहाँ पर स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी है, जैसे इंसान अलग होता है, कुत्ता अलग होता है, बिल्ली अलग होती है, घोड़ा, फ्लोरा, फोना, मतलब सब अलग अलग होते हैं। वो स्पीसीज़ डाइवर्सिटी होती है। इनको मेज़र करने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे एक स्पीसीज़ की पॉपुलेशन और उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। एक पॉपुलेशन एक स्पीसीज़ का, उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो आपकी स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी का पॉपुलेशन आ जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आपके रूम में जहाँ आप बैठे हो वहाँ पर 3 लोग हैं कुल, या आपके घर में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग 3 हो, मैं मान लेती हूँ 3 लोग हो, और आपके आसपास ना छिपकली है, ना मच्छर है, ना मक्खी है, कोई और स्पीसीज़ नहीं है, सिर्फ आप ही की स्पीसीज़ है, आप 3 लोग हो, तो मतलब आप 3 हो, आपकी स्पीसीज़ 3 है, आपकी पॉपुलेशन क्या है, एक स्पीसीज़ की 3 है, और उसका टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, तो मच्छर मक्खी कुछ भी नहीं है आसपास, कोई इंसेक्ट नहीं है, तो आपने 3 लगा लिया अपना ही। तो टोटल में से इतने में से डिवाइड करो 3, तो कितना बचा 1। यहाँ लिखा है 0 से 1 के डिफरेंस पे आती है। अगर 1 आ रहा है, देखो क्लोज़र टू 1 मतलब कम डाइवर्सिटी होती है, 0 के पास होगा तो ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, और हमारा 1 के पास आया, 1 आया, मतलब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की कितनी कमी है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी नहीं है। आई होप ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होता है उतनी ज़्यादा फूड चेन में कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसका मतलब क्या होता है? अब जितनी ज़्यादा स्पीसीज़ में डाइवर्सिटी होगी उतना ही खाने पीने का ढंग आपका अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग होगी, जैसे कि स्पीसीज़ में डाइवर्सिटी होना। चावल की स्पीसीज़ ले लेते हैं, चावल की 5,000 टाइप की वैरायटी है, ये चावल की स्पीसीज़ है। अब जो चावल की स्पीसीज़ हैं उसको आप देख सकते हो कि एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ी बीमारी आई जिसे हम बोलते हैं वाइट रस्ट। ये जो बीमारी थी इसने चावल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। चावल ख़राब होने चालू हो गए थे। 1942-43 के अराउंड थी ये। उस टाइम पे देश के क्या, दुनिया के 70 से 80% चावल ख़त्म हो गए थे। तो मनीला में जो फ़िलीपींस में इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर राइस, उसने डिसाइड करा कि हम ओरिजिन पे जाते हैं, जहाँ पे चावल के ओरिजिन की शुरुआत हुई है, और वहीं से देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ओरिजिन इसका इंडिया था। इंडिया में छत्तीसगढ़ में ही 5000 तरह की वैरायटी मिल जाएगा चावल का। इंडिया में ओरिजिन था, जहाँ से ओरिजिन होता है वही वहाँ पे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होती है। तो वहाँ पर आके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो उन्होंने सोचा कि इंडिया में भी तो कभी ऐसी बीमारी आई होगी तो उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। तो इन्होंने वाइल्ड ब्रीडिंग कराई चावल की, जो चावल ख़राब हो रहा था उसकी, और इससे सॉल्यूशन निकला एक नई वैरायटी का। और वो जो नई वैरायटी हुई वो वाइट रस्ट डिजीज़, उसके आगे कुछ भी नहीं है, आराम से सस्टेन कर गया चावल। तो ये जितनी ज़्यादा आपकी डाइवर्सिटी होगी स्पीसीज़ के अंदर,
उतना ही आपका अच्छा रहता है सस्टेनेबिलिटी के लिए। इसमें आप देख सकते हो एक पर निर्भरता आपको नुकसान कर सकती है, जैसे कि आलू आलू को ज़्यादा कंज्यूम किया जाता था ब्राज़ील के लोगों द्वारा। नो, आई थिंक आयरलैंड था, आयरलैंड के लोगों द्वारा। आयरलैंड में ज़्यादा से ज़्यादा आलू कंज्यूम किया जाता था, तो क्या हुआ कि लोगों की सबसे ज़्यादा निर्भरता उसी चीज़ पे थी, एक ही स्पीसीज़ पे थी। इससे क्या हुआ, फूड चेन में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। तो 1843 में वहाँ पर अकाल पड़ा, क्योंकि वहाँ पे आलू ख़त्म हो गए थे। वहाँ की इस वजह से 48% पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वहाँ खाने के लिए आलू नहीं था। इस तरीके से अगर आप एक ही चीज़ पे निर्भर रहते हैं, आपकी फूड चेन में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है, ये लाइफ के लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए हम स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी होनी चाहिए। इसमें इंडिया सबसे अच्छा है, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा वैरायटी है फूड चेन में हमारी, कि हमारी गवर्नमेंट संभाल लेगी। अगर आलू नहीं होगा तो हम पे दाल भी है, चावल भी है, और भी वैरायटीज़ होती है खाने के लिए। तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में, स्पीसीज़ में डिफरेंस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी सर्वाइवल पॉसिबल हो पाता है। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ भी तभी पॉसिबल है। इसके बाद तीसरा है कम्युनिटी और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। ये एक बड़े से एरिया के अंदर कितने तरह के इकोसिस्टम पाए जाते हैं उससे पता लगती है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया में पर्वत है, मैदान है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, प्लेन है, फॉरेस्ट है, बहुत तरह की वैरायटी है इंडिया के अंदर। तो इस वजह से यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ होगा, जो यहाँ का फ्लोरा फोना होगा, उसमें कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आ जाएगी, उनके फूड चेन में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और उनका सस्टेनेबिलिटी कितना ज़्यादा होगा, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इन तीनों को। अब एक शॉर्ट रिवीजन करवा देती हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहले ज़िक्र करा था किस तरीके से एनवायरनमेंट सब्जेक्ट बिल्ड हुआ है। पहले एनवायरनमेंट पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। उसके बाद हमने देखा कि कुछ शब्दों को हमने स्पीसीज़ का मतलब देखा। स्पीसीज़ का मतलब होता है वो जो अपने ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके, और जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी इस लायक हो कि आगे अपने ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके। इसके बाद हमने देखा बायोडाइवर्सिटी को, जो डाइवर्सिटी होती है फ्लोरा फोना की। इकोसिस्टम देखा, जिसमें आप नॉन लिविंग और लिविंग के आपस में रिलेशन देखते हो, इंटरैक्शन देखते हो, इम्पैक्ट देखते हो। फिर हमने इकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट देखा, इन्हीं के इंटरेक्शन से बना है। फिर हमने लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात की। इनमें जो लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, उनमें पहली जेनेटिक होती है, जीन्स की होती है। सबसे पहले एक स्पीसीज़ के अंदर जो जीन्स है उनमें वैरायटी होना, जैसे अगर डॉग्स हैं तो उनके अंदर वैरायटीज़ का होना, जैसे इस फ़ोटो में था। फिर हमने इनमें क्रॉप में भी देख रखा है कि क्रॉप में भी डाइवर्सिटी होती है। उसके बाद हमने स्पीसीज़ डाइवर्सिटी की बात की। स्पीसीज़ होती है, एक स्पीसीज़ के अंदर एक स्पीसीज़ कितने तरह की होती है, मतलब सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी स्पीसीज़ की बात की गई। फिर हमने उसके बाद बहुत सारी स्पीसीज़ की बात की कि स्पीसीज़ कितने तरह की होती है, ह्यूमन, डॉग, किसी भी तरह की, फ्लोरा फोना बहुत तरह का होता है। स्पीसीज़ के अंदर डाइवर्सिटी और इनका होना, इनकी फूड चेन का कॉम्प्लेक्स होना, जितनी ज़्यादा ये होंगी उतना ज़्यादा फूड चेन कॉम्प्लेक्स होगा, और उसकी वजह से सर्वाइवल सस्टेनेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो शेर होता है, वो अपना जो लॉयन होता है, वो अपना खाना, उसकी खाने की डाइवर्सिटी की कमी है, इस वजह से वो भूखा मर जाता है। जैसे हम लोग तो ये खा लेंगे, वो खा लेंगे, ये नहीं मिला तो वो खा लेंगे। मतलब इंडिया में आप देख सकते हो हम पे वैरायटी है स्टिल, नॉन वेज खा लेंगे, वेज खा लेंगे। लेकिन जो एनिमल है, जो ये लॉयन होता है, इसकी में आप देख सकते हो कि ये इनके पास सिर्फ नॉन वेज ही एक सोर्स होता है, ये वेज नहीं खाते हैं। तो ऐसे में जब इसकी लॉयन की उम्र हो जाती है, उम्र के साथ ये बेचारा अफोर्ड नहीं कर पाएगा, मतलब ये भाग नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा, शिकार नहीं कर पाएगा, तो ऐसे में ये बेचारा भूखा ही मरता है। इसलिए इसका अडेप्टेशन, इसका सर्वाइवल जो है वो फूड चेन का इतना सीमित होने की वजह से अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हमने देखा था स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी। उसके बाद हमने फार्मूला देखा था स्पीसीज़ मेज़र करने का तरीका कितनी है, और 1 और 0 का हमने रिलेशन देखा। अगर 1 के पास है मतलब कम है, अगर 0 के पास है मतलब ज़्यादा है। इसके बाद हमने देखा कम्युनिटी और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इसमें हमने इकोसिस्टम देखे, एक एरिया में कितने तरह के इकोसिस्टम हैं। जितने ज़्यादा इकोसिस्टम होगा उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन होगा, और उतना ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी होगा।
इसके बाद मेज़रमेंट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। आगे देखते रहें हमारी क्लासेस को। ये यूपीएससी स्पेसिफिक क्लासेस हैं फॉर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि जिन लोगों के माइंड में आज तक ये क्लियर नहीं है कि स्पीसीज़ क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, कितने तरह की होती है, वो ये चीज़ें समझ सके। थैंक यू सो मच।